देखिए क्लास 11th स्टूडेंट, वेव एंड ऑसिलेशन का ये तुम्हारा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन किसका है, आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव में दो टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है। तो सुपरपोजिशन का पहला टॉपिक जो स्टैंडिंग वेव है, अगर उससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर ये पार्ट देता है। दो एप्लीकेशन है सुपरपोजिशन ऑफ वेव का, एक तुम्हारा है स्टैंडिंग वेव और दूसरा तुम्हारा पॉइंट होता है बीट्स। ठीक है, तो दो एप्लीकेशन सुपरपोजिशन पर है। तो किसी साल ये क्वेश्चन दे देता है, स्टैंडिंग वेव पर क्वेश्चन मिल जाता है जो कि सुपरपोजिशन से रिलेटेड आपका टॉपिक हुआ, और सुपरपोजिशन से सेकेंड अगर क्वेश्चन को सेट करना रहता है तो ये क्वेश्चन को सेट करता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन को आपको करके जाना है बीट्स पर। तो व्हाट आर बीट्स? बीट्स किसे कहते हैं? प्रूव द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। Prove the number of beats per second is equal to the difference between the frequency of the two superimposing wave। ये उसके बराबर का होता है। ये प्रूव करने का क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि why nearly equal frequency for a beats। बीट्स के लिए जो दो फ्रीक्वेंसी जो लिया जाता है, दो वेव को लेंगे, उसको जोड़ेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, तो यहाँ पर जो दो वेव जो लिया जाता है ना, उसका फ्रीक्वेंसी लगभग बराबर का ही लेना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो आपका बीट्स नहीं बनेगा। इसके पीछे का रीज़न ये पूछा है, तो ये क्वेश्चन है। कुछ पॉइंट्स भी है जो आपको याद रखना है एज ए डिफिनेशन। तो एक एक करके ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और समझाने का क्वेश्चन करते हैं कि इसको कैसे आप एग्ज़ाम में कर करके बैठे। तो पहला जैसा इसका आंसर है कि बीट्स क्या है, व्हाट आर बीट्स। तो बीट्स से तुम्हारा साउंड, देखो कोई भी अगर डीजे उजे या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आप देखते हो कि कभी साउंड पूरा लाउड हो जाता है, ठीक है ना। कभी साउंड क्या होता है, लाउड होता है। ये डीजे साउंड में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसका एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है, फिर एकदम शांत हो जाता है, फिर हाई होता है, फिर कुछ सेकेंड के बाद फिर हाई हो जाता है, ठीक है ना, फिर डाउन होता है। तो इस तरह का जो वेव बनता है ना, उसे हम बीट्स कहते हैं। जैसे हम फिगर बना करके दिखाएंगे, एक्यूरेट फिगर आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, वो एक्यूरेट फिगर है, लेकिन हम ऐसे बना करके पहले समझाना चाहेंगे कि जैसे दो वेव ले लेते हो ना, मान लो एक वेव ये लिया, इसका जो भी फ्रीक्वेंसी है सेम टू सेम, थोड़ा सा अंतर आना चाहिए। मान लो इसका 100 हर्ट्ज है, तो अगला का फ्रीक्वेंसी 105 हो, ठीक है, 108 हो जाए, लेकिन इसका डिफरेंस 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका डिफरेंस हम ये बोल रहे हैं, तो कितना होना चाहिए यहाँ पर वाई नियरली। तो ये इसका डिफरेंस हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वर्ड बोल रहे हैं, इसका डिफरेंस है ना, जैसे 101 हो, अच्छा बात है, 102 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, हार्डली से हार्डली 10 डिफरेंस आना चाहिए। दो वेव के बीच में अगर हम लोग घटा रहे हैं, उसके फ्रीक्वेंसी का बीच का डिफरेंस 10 ही होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। उतना क्यों होगा, ऐसा क्यों होता है, वो हम आपको जिक्र करेंगे अभी। तो ये दो वेव, इस तरह का वेव का फ्रीक्वेंसी को एडअप करते हो ना, मिक्स करते हो, तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी बनता हुआ, ठीक है, नज़र आता है। जैसे यहाँ हाई एम्पलीट्यूड है, ठीक है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड, फिर यहाँ हाई, तो इस तरह का यहाँ पर बन गया। यहाँ पर देखो साउंड एट t = 0 पर साउंड का एम्पलीट्यूड पूरा हाई है, तो इसे बीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बीट्स कहते हैं। बीट, एक बीट बन गया, फिर यहाँ साउंड एकदम डाउन हो जाएगा, फिर अगला बीट बनेगा, फिर अगला बीट बनेगा, फिर डाउन हो जाएगा यहाँ पर, फिर अगला बीट बनेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग बीट्स कहते हैं। जहाँ हाई साउंड सुनाई देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीट्स कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हमने आपको यहाँ पर डिफिनेशन इसका लिखा है कि बीट्स किसे कहा जाता है, व्हेन टू साउंड वेव नियरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको लिखना ही पड़ेगा आपको, इसी पर सवाल भी रहेगा। नियरली सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, लगभग सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, एंड एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड, लगभग थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा, और वो चेंजिंग का दायरा डिफरेंस हम कितना बता रहे हैं? 10 से कम, हार्डली 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, वो बात बोल रहे हैं।
उसे सुपर इम्पोज करेंगे। हमने पहले ही बोला ये दोनों टॉपिक स्टैंडिंग वेव और बीट्स दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का है, और सुपरपोजिशन क्या है, सिंपल दो वेव को जोड़ने का कहानी। तो ऐसा दो वेव को जोड़ोगे ना जिसका नियरली सेम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड होता है, तो बीट्स का फॉर्मेशन होता है, और उसे हम लोग क्या करते हैं, बीट्स कहते हैं। कुछ पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, जैसे इफ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू 0, देख रहे हो यहाँ t इक्वल टू, यहाँ t इक्वल टू 0, इस ग्राफ को अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ टाइम कितना है, 0 है, तो यहाँ पर एक बीट बन चुका है, समझे ना, t इक्वल टू 0, 1 बीट इज सेट टू बी फॉर्म्ड, क्योंकि हाई एम्पलीट्यूड आ चुका है, एक बीट बन गया। व्हेन द इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम अगेन, फिर यहाँ पर अगेन मैक्सिमम एक इंटेंसिटी हुआ है, लेकिन उसके बीच में तुमको क्या मिलेगा, आफ्टर बिकमिंग ए मिनिमम वंस इन बिटवीन, एक बार मिनिमम जरूर जाएगा। तो इसका सीक्वेंस, बीट का सीक्वेंस कैसा होता है, जैसे पहले अगर कुछ लाउड साउंड सुनाई दिया तो उसके बाद दम बंद होगा, एम्पलीट्यूड एकदम मिनिमम हो जाएगा, फिर एक लाउड साउंड सुनाई देगा, तो वो जो लाउड साउंड सुनाई दे रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीट्स बोलते हैं। ऐसा नंबर ऑफ बीट्स कितना बनेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में ऐसा कितना लाउड साउंड सुनाई देगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा लाउड जो एम्पलीट्यूड हो रहा है मिक्सअप हो करके, सुपर इम्पोज हो करके, एक सेकेंड में कितना आपका बनेगा, 10 बनेगा, 20 बनेगा, 30 बनेगा, 50 बनेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। आपका न्यूमेरिकल्स इसी पर आएगा, आपको ये टर्म को भूल करके नहीं जाना है। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव बीट, दो बीट का जो समय है, जो समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, बीट पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है ना, बीट पीरियड बोलते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव बीट इज कॉल्ड बीट पीरियड। बीट पीरियड, दो सक्सेसिव बीट के बीच का जो समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीट पीरियड्स बोलते हैं। और नंबर ऑफ बीट, ये वाला डिफिनेशन आप थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, देखिए, नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितना बीट प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये जितना भी डिफिनेशन आपका लिखा हुआ है एग्जाम में आप पढ़ करके चले जाइए, इस पर न्यूमेरिकल्स आएगा, इस पर भी न्यूमेरिकल्स आएगा। तो बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, जो भी आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मान लो इसका फ्रीक्वेंसी, पहला का फ्रीक्वेंसी वहाँ फ्रीक्वेंसी 2, तो बीट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, बीट फ्रीक्वेंसी निकालने फ्रीक्वेंसी 2 माइनस फ्रीक्वेंसी 1 कर दोगे, जो डिफरेंस आएगा वही बीट फ्रीक्वेंसी होगा। और जैसे ही बीट फ्रीक्वेंसी आपको सपोज कर लो यहाँ पर मिल रहा है, जैसे यहाँ पर हमने एक नंबर दे देते हैं 105 हर्ट्ज, ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी अगर पूछे टीचर तो कितना होगा, 105 माइनस 100, यहाँ पर 5, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना आया, 5 आया, ठीक है, ये आया। बीट पीरियड्स बोल दे तो कैसे निकालोगे, बीट पीरियड निकालने के फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हो कि 1/t के बराबर होता है, तो t इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी 1/5, ये तुम्हारा बीट पीरियड्स हो जाएगा, सेकेंड में बीट पीरियड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन इस तरह का इजीली क्वेश्चन होता है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इसी टाइप का करके जाइएगा। अब देखिए इसका बहुत बेस्ट जो फिगर है वो ऐसे तो नहीं बनाना है, समझाने के लिए आपको बना दिए हैं, लेकिन इसका जो बेस्ट फिगर है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस तरह का फिगर आप वहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है तो ड्राइंग करके बना सकते हैं, क्लियर है। अब एक सवाल का जवाब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, कि ऐसा क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना, कि दोनों फ्रीक्वेंसी को लगभग बराबर ही लेंगे, मतलब लगभग ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो बिट्स क्यों नहीं बनता, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ देगा। या क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देगा कि मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि एक का फ्रीक्वेंसी मान लो 100 है, दूसरा का 115 है, क्या ये बीट्स बनाएगा, ये ऐसा सवाल बोल देगा, आंसर लिखिएगा नहीं बनाएगा, नो।
आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि इसको घटाने पर 115 माइनस 100 करने पर तुमको कितना मिल रहा है? यहाँ पर 15 का डिफरेंस मिल रहा है। मिनिमम 10 का डिफरेंस होगा तब तक बीट्स बनता है, और अगर उससे ज़्यादा डिफरेंस हो गया तो बीट का फॉर्मेशन नहीं होता। अब हम ये बताने जा रहे हैं ऐसा क्यों है कि 10 ही तक का डिफरेंस होना चाहिए, 15 हो जाएगा या 20 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझाने के लिए आपको थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म पर जाना होगा। जैसे हम ये जो भी धुन है, साउंड है, म्यूजिक है, ये हम लोग कैसे समझते हैं? देखिए, इस आंसर का हम समझाने, वो हमारा ब्रेन समझता है कि मान लो कोई भी गिटार का साउंड है या तबला का साउंड है या बहुत तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का साउंड है, उसको हमारा ब्रेन पकड़ता है। म्यूजिक में क्या होता है? मिक्सअप करके ये आता है, सभी साउंड मिक्सअप करके आता है, सुपर इम्पोज हो करके आता है। लेकिन हमारा ब्रेन कोई भी सॉन्ग सुनते हुए सभी बीट्स को, सभी धुन को आराम से डिस्टिंग्विश कर लेता है, मतलब उसको देख लेता है कि हाँ ये तबला का सॉन्ग है, नहीं ये तुम्हारा गिटार का सॉन्ग है, ये बांसुरी का सॉन्ग है, सभी को वो फाइंड आउट कर लेता है, वो ब्रेन समझता है। ब्रेन को इस चीज़ को समझने में उसको एक समय का है, सही ब्रेन का सीमा क्या है, कोई भी धुन को समझने के लिए 1.0.1 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, ये इतना समय चाहिए ब्रेन को। इससे कम दोगे ना तो ब्रेन तुम्हारा, इसको अगर पॉइंट हटा करके लिखोगे तो 1/10 सेकेंड, इतना सेकेंड चाहिए। 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा भी अगर ब्रेन को मिल जाता है ना, तो वो कौन सा बीट है, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वेव है, कैसा सुपर इम्पोज, और उस धुन को समझ पाता है। उसको समझने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा लगता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर इससे भी अगर तुम कम कर देते हो ना, इससे अगर कम समय देते हो तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, वो आपको फाइंड आउट ही नहीं कर सकता है कि ये कौन सा धुन है, कंफ्यूज हो जाए, मतलब वो नहीं, उसको उतना कम से कम समय दीजिए। नहीं तो उतना कम समय अगर नहीं दोगे तो ब्रेन आपको नहीं बतला पाएगा ये किस तरह का धुन है, उसके लिए वो उसको समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेन को कितना समय चाहिए किसी भी बीट को समझने के लिए? 1/10 सेकेंड चाहिए। अब यहीं से वो डिफरेंस का कहानी आता है। अब जैसे आपका बीट फ्रीक्वेंसी जैसे निकालते हैं, पहला वेव का जैसे हम लोग करके कुछ एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे पहला 100 है, दूसरा का अगर मान लो 105 है, ये तो एकदम हम बोल रहे हैं कि ये बीट समझ में आएगा। ठीक है, उसको ब्रेन को कितना समय चाहिए? मिनिमम इतना समय चाहिए, मिनिमम इतना समय चाहिए। इससे और अगर ज़्यादा आप समय देते हैं तो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, मिनिमम तो इतना देना ही पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? तो थोड़ा निकाल के देखते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकालेंगे तो कितना होगा? 105 माइनस 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी का टाइम थोड़ा चेक करो कितना आ रहा है। 1/t लिख सकते हैं, तो 1/5 इक्वल टू t, और इसको डिवाइड करके देखोगे, ठीक है, तो कितना समय लग रहा है? 5 डिवाइडेड बाई 1 0.2, तो यहाँ पर आपको 0.2 सेकेंड मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ब्रेन को मिनिमम कितना समय चाहिए? 0.1। तुम तो उसको बढ़ा करके समय दे रहे हो कि अच्छा से समझो कि ये धुन क्या है। ब्रेन को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रहा है, फास्ट वर्क करना नहीं पड़ रहा है, तो इससे ज़्यादा तुम समय दे रहे हो जब तुम्हारा बीट फ्रीक्वेंसी 5 में है। ऐसा ही करके 10 तक जाओगे तो यहाँ 0.1 इस लेवल तक, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर जा करके देखते हैं तो क्या होता है, थोड़ा चेक करते हैं। मान लीजिए अब इसी में हम 120 ले लेते हैं। क्या 120? क्या ये बीट बनाएगा? ये बीट्स नहीं बना सकता है। रीज़न क्या है? अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन क्या होगा? 120 का सब्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ डिफरेंस क्या बचेगा? 20 बचेगा। यहाँ पर डिवाइड आप क्या चीज़ से करना है? 20 से करना है। इसको डिवाइड करके अगर चेक करो कितना आएगा, तो यहाँ 20, ये क्या हो गया आपका? 20 हो जाएगा। यहाँ पर 0.0 दे दी, 0 दिए, एक पॉइंट दिए, तो यहाँ 10 आया, और एक 0 देना पड़ेगा, तो 100, फिर 5,
तो तुम कितना समय दे रहे हो इस बार ये समय कन्वर्ट होकर के हो गया है 0.05 सेकेंड। इतना कम सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड से भी कम दे रहे हो ब्रेन को समझने के लिए कि ये कौन सा धुन है, कौन सा बीट्स है, तो आप नहीं समझ पाओगे, ब्रेन समझ नहीं पाएगा, ब्रेन नहीं समझ पाएगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। तो ये रीज़न है, इसीलिए आपका जो बीट बनाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है लगभग एक दूसरे के बराबर ही देना पड़ता है, क्योंकि ये डिफरेंस जितना बढ़ता जाएगा उतना कम समय आपको मिलेगा ब्रेन को समझने के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/t। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जितना बढ़ेगा टाइम उतना घट जाएगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू। ऐसे इसका आंसर कैसे लिखना है वो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, उस तरह से आप बना करके लिखिएगा इसका आंसर, ठीक है? ओके, थैंक यू। चलिए बीट्स पर एक आखिरी क्वेश्चन डेरिवेशन का करके इसको ख़त्म करते हैं। तो बीट्स में एक डेरिवेशन भी आपको करना है। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है प्रूव दैट द नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, जिसे हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। यहाँ डिफिनेशन भी छिपा पड़ा है कि बीट फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन क्या है, यही है द नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, ठीक है ना? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू सुपर इम्पोजिंग वेव। जैसे कि अभी हमने बताया कि एक वेव आपने ये लिया, दूसरा वेव नियरली इसी का लो, मान लो ये 100 तुम्हारा है, अगर ये 105 रखते हो तो ये मान लो 100 है, जो भी रखना है। दो वेव नियरली इक्वल होना चाहिए, डिफरेंस 10 के बीच का ही रहना चाहिए, मैक्सिमम 10 होना चाहिए। ये सब अभी हमने आपको बताया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से लिख करके नहीं, इसका फ्रीक्वेंसी 1 है, इसका फ्रीक्वेंसी 2 है, तो बीट फ्रीक्वेंसी घटाने के बाद ये आपको साबित करके देना है, प्रूव करना है कि इसका बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो बराबर होता है डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी के। मतलब फ्रीक्वेंसी 2 माइनस फ्रीक्वेंसी 1, या 1 को 2 से घटाओ। ये मैटर कब करता है? आपको ज़्यादा से कम को घटाना है। अगर 1 को, तो ये आप ज़्यादा रखो, ज़्यादा घटाओ का जो बच्चा क्लास से नियम होता है, घटाओ में क्या होता है कि जो ज़्यादा से कम को घटाना चाहिए। अगर ये लिखा है तो फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2 कर दिए। अगर ये ज़्यादा रहता तो इससे घटा देते, प्लस में ही लाना है, ठीक है ना? क्लियर है? तो ये प्रूव करके देना है। ये क्या करना है हमको? प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करते हैं। अगर ये वेव चल रहा है तो यहाँ पर तो मूव हो रहा है, ठीक है ना? इसका इक्वेशन क्या लिखोगे? सुपरपोजिशन है ना, ये किसका एप्लीकेशन है? सुपरपोजिशन का, तो जोड़ना ही पड़ेगा ना इसको। तो पहला वेव का इक्वेशन सपोज कर लो a साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, ठीक है? और ओमेगा को तुम क्या लिख सकते हो? ओमेगा 1 करके लिखो, क्योंकि यहीं पर फ्रीक्वेंसी छिपा हुआ है, यहीं पर आपका फ्रीक्वेंसी छिपा हुआ है। और दूसरा का अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो ए साइन ओमेगा 2t, ये दो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2। तो आपको सुपरपोजिशन करना है, ठीक है ना? सुपरपोजिशन कैसे करोगे? दो यहाँ पर भी लिखा हुआ सुपर इम्पोजिंग वेव करना है, तो y1 प्लस y2 को जोड़ेंगे। y1 तेरा क्या है? a साइन ओमेगा 1t, और दूसरा का डिस्प्लेसमेंट लगभग वही रखना है, ज़्यादा डिफरेंस इसमें आना नहीं चाहिए। तो a साइन ओमेगा 2, यहाँ डिफरेंस जरूर किए हैं लेकिन ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होता है बिट्स में। अब देखिए इसमें a आपका कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ पर ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2π/t लिख सकते हैं, और 2π फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। आपको आंसर फ्रीक्वेंसी में प्रूव करना है, तो ये वाला ओमेगा को कन्वर्ट करके लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2π फ्रीक्वेंसी 1t प्लस साइन 2π फ्रीक्वेंसी 2t। क्लियर है यहाँ तक?
अब ये तुम्हारा C हो गया और ये तुम्हारा D हो गया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आप जानते होगे कि साइन C प्लस साइन D का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन C प्लस D डिवाइडेड बाई 2 कॉस C माइनस D डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला आशा करते हैं कि आपको मैथमेटिक्स में देखे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में 11th में ये फार्मूला का हम यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। मिटाना पड़ेगा। चलिए हम y इक्वल टू a, पहले क्या करना है, साइन 2 यहाँ पर लिख देते हैं 2 साइन C आपका क्या है 2 पाई फ्रीक्वेंसी 1 t, ठीक है, प्लस 2 पाई फ्रीक्वेंसी 2t डिवाइडेड बाई 2 हो गया। और उसके बाद कॉस 2 पाई फ्रीक्वेंसी 1t माइनस 2 पाई फ्रीक्वेंसी 2t डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, y इक्वल टू 2a, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन यहाँ पर 2 पाई t कॉमन निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं आप, फ्रीक्वेंसी 1 प्लस फ्रीक्वेंसी 2 ये हो जाएगा। और यहाँ पर उसी तरह से कॉस 2 पाई, ठीक है, t फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2 डिवाइडेड बाई 2 कटेगा, यहाँ पर भी 2 काट सकते हो। और नेट रिजल्टेंट इसका सुपर इम्पोज होकर के आ चुका है 2a साइन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 1 प्लस फ्रीक्वेंसी 2 पाई t, और यहाँ पर कॉस फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2 पाई t, ठीक है। अब इसमें दूसरा जो काम होगा आपका एम्पलीट्यूड को पहचानना होगा, ठीक है ना। इसमें एम्पलीट्यूड कौन है, जैसे कोई भी आप इक्वेशन लिखते हो ना डिस्प्लेसमेंट का, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, तो ये पार्ट एम्पलीट्यूड का होता है, और ये आपका साइन, तो साइन वाला पार्ट को हटाओ और ये पार्ट को रखो, तो साइन वाला पार्ट को इसको अलग करो, यहाँ से यहाँ तक का अलग कर दो, बाकी सब एम्पलीट्यूड में काउंट होगा। जैसे ये और ये वाला पार्ट एम्पलीट्यूड का है, तो थोड़ा सजा करके लिख दो y इक्वल टू 2a, एम्पलीट्यूड वाला पहले लिखो, कॉस फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2 पाई t, फिर साइन फ्रीक्वेंसी 1 प्लस फ्रीक्वेंसी 2 पाई t हो गया। आपका फाइनल रिजल्ट आ गया सुपर इम्पोज का। ये वाला पार्ट आपका क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो बीट्स में जैसे हमने एक फिगर बनाया था आपका, बीट्स इस तरह से ऐसे, फिर इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से जाता है, मतलब यहाँ हाई एम्पलीट्यूड हुआ, फिर लो हो गया, फिर हाई हुआ, फिर धीरे लो हो गया, फिर हाई हुआ, तो इस तरह से बीट्स बनता है कि नहीं। तो यहाँ t इक्वल टू आपका क्या है, 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि एम्पलीट्यूड हाई है, एम्पलीट्यूड हाई तभी तो बीट्स होता है, यहाँ पर बीट थोड़ी बनता है, यहाँ बीट नहीं है, यहाँ पर बीट नहीं है, बीट कहाँ है, जहाँ हाई एम्पलीट्यूड है ये। तो एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम रखना है तब तो बीट्स बनेगा, ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो इसको हमको क्या करना है, मैक्सिमम करना है, ठीक है, एम्पलीट्यूड को, ये पार्ट को नहीं, ये वाला पार्ट से आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये वाला पार्ट को। तो ये वाला पार्ट मैक्सिमम कब हो सकता है, ये वाला पार्ट को मैक्सिमम करने के लिए आप यहाँ पर देखें कौन सा चीज़ लगा हुआ है, कॉस लगा हुआ है, तो कॉस को मैक्सिमम करना होगा। और कॉस कब मैक्सिमम होता है, अगर साइन लगा रहता तो हम पूछते हैं साइन कब मैक्सिमम होता है, तो साइन 90 पर मैक्सिमम होता है। तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, कि जब जब 90 आता है, जैसे ये सर्कल है, साइन यहाँ पर मैक्सिमम होता है, ठीक है, इस जगह उसका मैक्सिमम, और मिनिमम इधर होता है।
ठीक इसी तरह से कॉस यहाँ पर मिनिमम होता है, सॉरी मैक्सिमम होता है, यहाँ पर मैक्सिमम। तो इस चीज़ को कैसे लिखा जाए, तो हम इसको जनरल फार्मूला में भी लिख सकते हैं, जैसे कॉस मैक्सिमम, ठीक है ना, कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, उसका जनरल फार्मूला होगा n पाई में होता है। क्या होता है, n पाई में होता है। विश्वास नहीं है तो चेक करके देखते हैं। जीरो करो, ठीक है, n इक्वल टू क्या लिया आपने, 0 लिया, तो cos 0 डिग्री कितना हो गया, +1 हुआ, ठीक है। तो n इक्वल टू दूसरा 1 लेंगे तो यहाँ पर cos पाई बचेगा, n इक्वल टू 2 लेंगे तो cos 2 पाई बचेगा, n इक्वल टू 3 लेंगे तो 3 पाई होगा, n इक्वल टू 4 लेंगे तो 4 पाई होगा। और सभी में cos माइनस का केस में आए या प्लस का केस में आए, मैक्सिमम ही नंबर आएगा। क्या आएगा, मैक्सिमम। ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 पर है, और मिनिमम क्या है, 0 पर है, ठीक है ना। तो देखो ये ऑसिलेट 1 बार 1 ही आ रहा है। तो मैक्सिमम जो हम बोल रहे हैं कि एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है ना, इस पार्ट को मैक्सिमम करना चाहिए, क्योंकि हमको बीट्स चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, मैक्सिमम करना, बीट बनाना है, तो इसको हमको मैक्सिमम करना होगा। और कॉस को मैक्सिमम करने के लिए हमने आपको n पाई लिया, तो इस पार्ट को n पाई से कंपेयर कर दिया जाए। क्या बोल रहे हैं, समझो। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड का ये पोर्शन, ये नहीं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये इफेक्ट डालेगा। तो कॉस फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2, ठीक है, पाई टी इक्वल टू इसको n पाई से, कॉस n पाई से इक्वेट कर रहे हैं फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लाने के लिए, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड करने के लिए, ठीक है। तो कॉस हटाइए, यहाँ फ्रीक्वेंसी 1 फ्रीक्वेंसी 2 पाई टी n पाई, बाबू पाई कट जाएगा, और यहाँ टाइम इक्वल टू एक फार्मूला आएगा n डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी 1 फ्रीक्वेंसी 2, ठीक है। चलिए अब इस पर ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, 2-3 वैल्यू निकाल लीजिए। n इक्वल टू 0 पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, 4 को पुट करके निकालिए और वैल्यू निकालिए। पहला t1, ठीक है, पहला क्या पुट करना, 0 फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2 इक्वल टू 0 आया। इसी तरह से t2 पुट करना है, t2 में फिर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2 आया। ठीक, t3 में हम क्या पुट करेंगे, t3 में आपका यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 पुट करना है, और ऐसे ही आप बढ़ते जाइए, ठीक है, 3, ऐसा ही 4, ठीक है, इस तरह से आपका वैल्यू आया, ठीक है। अब हमने 2 डिफिनेशन बोला था, एक बीट पीरियड क्या होता है, 2 सक्सेसिव बीट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीट पीरियड्स बोलते हैं। तो यहां पर बीट पीरियड अगर टीचर निकालने बोले तो तुमको क्या करना होगा, t2 माइनस t1 करना होगा। अब t2 के जगह पर देख लो, 1 फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2 0, घटाओगे तो कितना आएगा, यही आएगा, ठीक है। ये बीट पीरियड्स निकल गया। अच्छा, बीट पीरियड का अब हमको डेरिवेशन तो ये नहीं दिया हुआ था, बीट पीरियड का तो नहीं दिया हुआ था, हमको दिया हुआ था हम बीट फ्रीक्वेंसी का। तो जब ये एक रिलेशन जानते हैं हम लोग, रिलेशन क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी 1/t, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख लिया जाए। देख रहे हो, इसको उल्टा कर दोगे तो भी आ जाएगा। तो बीट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए
आप इस बिट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1, टी का फार्मूला 1, फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2, इसको सॉल्व करोगे तो फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2, और ये आपको देखो बीट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना आया है जो डिफिनेशन में प्रूव करने दिया था। तो क्या यह समझ में आया ये क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना? प्रूव दैट द नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, वो बराबर होता है इक्वल टू द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब घटाव हो जाएगा बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू सुपरइम्पोजिंग वेव। देखो दो सुपर, ये प्रूफ था इसका। तो ये पूरा बीट्स पर क्लास कंप्लीट हो चुका है। बीट जब टॉपिक आप पढ़ते हैं तो क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए? देखो पढ़ तो सब लेता है, पढ़ता तो सब है कि हाँ बीट है। आप टीचर से भी पूछेंगे तो बोलेंगे बीट्स इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाइएगा। क्या पढ़ के जाना है, यही पूरा ज़िंदगी लग जाता है स्टूडेंट को समझने में कि क्या पढ़ के लिए, एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ के जाना है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर टीचर बोल रहा है बीट इंपॉर्टेंट है तो बीट में क्या क्या, बीट्स टॉपिक में क्या क्या पढ़ करके जाना है वो है। या टीचर ऐसा भी बोल सकते हैं कि सुपर पोजीशन ऑफ वेव इंपॉर्टेंट है, तो सुपर पोजीशन ऑफ वेव इंपॉर्टेंट है तो उसमें दो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक तो है स्टैंडिंग वेव का, अगर स्टैंडिंग वेव का इस साल दिया है तो अगले साल बीट्स पर देगा, ठीक है। तो बीट्स पर क्या देगा, ये देगा। ठीक उसी तरह का अगर ये नहीं होता स्टैंडिंग वेव का आएगा तो स्टैंडिंग वेव का क्या क्वेश्चन आएगा वो हम आपको बताएंगे इसी टाइप का क्वेश्चन को करके। तो मेन टारगेट आज का क्या क्लास का था, स्टूडेंट को ये सिखलाना। टॉपिक तो जानते हो ये इंपॉर्टेंट होता है, उस टॉपिक में क्या क्वेश्चन करके जाएं कि एग्ज़ाम पेपर पर आए, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, थैंक यू।